हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष हेयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, एयर बबल होती हैं, या कह सकते हैं जब हमारा टैप होता है, जो हमारा नल का होता है, नलके से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो क्या होती हैं, स्पेयर की फॉर्म में होती हैं। या कह सकते हैं जब टहनियों पे हमारी जो बारिश की बूंदें होती हैं तो वो क्या होती हैं, स्पेयर की शेप में होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? वो सब कुछ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक वायर फ्रेम है हमारा, कुछ पे हम पानी का झाग डालते हैं। तो पानी का झाग डालते हैं तो क्या होता है कि एक शेप ले लेता है, ये इसी की शेप में ये पानी का झाग अटैच हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम कोई भी धागा डाल रहे हैं। जब इसमें हम कोई भी धागा डालते हैं तो वो एक अनइवन शेप ले लेता है। ठीक है, तो हमारा झाग ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अंदर वाला पोर्शन है उस पर हम पिन लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो अंदर वाला पोर्शन हमारा फट जाएगा। तो हमारा जो झाग बचेगा, खाली बाहर बचेगा, इसके धागे के बाहर बचेगा हमारा झाग। अब क्या हो रहा है, जो हमारी ये सरफेस है, जो धागे पे जो सरफेस है उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, बाहर की तरफ लगेंगी, जो मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, तो ये धागा एक सर्कल की फॉर्म ले लेगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? अब सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। सपोज एक ग्लास है हमारा, जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज द वाटर। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे है, एक मॉलिक्यूल हमारा इनसाइड ऑफ द वाटर है, तो क्या होगा, हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो होता है H2O, या कह सकते हैं हम OH, जिसमें हमारा O नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और H हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इनमें क्या लगती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगती हैं। तो कह सकते हैं अब जो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ भी कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या करेंगे, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे इसे। बट इन केस ऑफ जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है, उस पर हमारे जो फोर्सेस लगेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो साइडवेज लगेंगे और डाउनवर्ड लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, तो उस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो हेमिस्फेयर की फॉर्म ले रहे हैं। अगर इसे इस टाइप से करें तो ये हेमिस्फेयर की फॉर्म ले रहे हैं। जबकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल हमारा अंदर है, पानी के अंदर, वो किसकी फॉर्म ले रहा है, दैट इज स्फेयर की फॉर्म ले रहा है। और इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल अंदर होता है पानी के अंदर, वो ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे होता है। क्योंकि जो इस पे जो मॉलिकुलर फोर्सेज लग रही हैं वो क्या लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। जबकि इसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, ज़ीरो। ठीक है, उसी केस में इसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करती है। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जैसे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, इसे आइसोलेट करेंगे इस पानी से, तो इसको निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये चारों तरफ से बाउंडेड है अदर मॉलिक्यूल से। जबकि जो हमारा सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसे बाहर निकालने के लिए, उसे आइसोलेट करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यही एनर्जी हमारी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। सपोज मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमें 30 जूल की एनर्जी हमें चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिख सकते हैं, -30 जूल की एनर्जी है, दैट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जबकि इसके केस में हमारी जो एनर्जी हमें कम लग रही है, तो कह सकते हैं कि सपोज मानो कि -10 जूल की एनर्जी लग रही है।
तो अगर इसे पॉजिटिव के टर्म में लेंगे तो हमारी जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ ज़्यादा है, वो हमारी सरफेस पे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे ये फ्लोर है, ठीक है, इस पर हमने पानी डाला थोड़ा सा, तो पानी स्टार्टिंग में हमारा ऐसा होगा कुछ। अब क्या होगा, जो हमारी जो सरफेस होगी उस पर हमारी जो फोर्सेस होंगी वो अंदर की डायरेक्शन में लगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अनस्टेबल है। अब हर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो हमें पता है कि सेम वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है दैट इज़ द स्फीयर। सो जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो स्फीयर की फॉर्म ले लेती हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारा एक बॉक्स है जिसमें हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी जो लेंथ है L। अब हमें पता है कि इस लाइन पे हमारी जो फोर्सेज होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, वो कहाँ लगेंगी, साइडवेज लगेंगी और एक डाउनवर्ड जो परपेंडिकुलर टू द पेज। तो हमारी जो ये फोर्स है वो कितनी लग रही है, वो इक्वल लगेगी हर एक डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं सपोज फोर्स, और लेंथ कितनी है L, ठीक है। तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर। तो हमारी सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर। अगर हम डायमेंशन के केस लें कि डायमेंशन की फॉर्म में इसकी क्या डायमेंशन होगी, फोर्स की हमारी डायमेंशन होती है ML/T-2, जबकि लेंथ की डायमेंशन होती है L। तो L से L कैंसिल हो गया, तो हमारा जो यूनिट हुई डायमेंशन में दैट इज MT-2। ये हमारी यूनिट हुई सरफेस टेंशन की। तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी of the liquid surface to shrink into the minimum possible area. Thanks for watching this video.